लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कुमार उत्पल प्रणति IAS ऑनलाइन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नवीन विषय वस्तु ज्योग्राफी का शुरू करने जा रहा हूं। वह है हिमानी स्थलाकृतियाँ। हिमानी स्थलाकृतियाँ का मतलब है ग्लेशिएटेड लैंड फॉर्म्स या ग्लेशिएटेड टोपोग्राफी आप कह सकते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें दो क्रियाएं होती है, एक अपर्दनात्मक क्रिया होती है, दूसरी होती है आपको निक्षेपात्मक क्रिया होती है। अपर्दनात्मक क्रिया को हम लोग इरोजनल लैंड फॉर्म्स कहते हैं। अपर्दन के कारण जो लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है उसको अपर्दनात्मक लैंड फॉर्म्स कहते हैं। अपर्दन होता है कि हिमनद के द्वारा रास्ते में बहुत सारे कटाव होते हैं और वह कटाव जो चाहे पत्थर पर कटाव हो या घिसने से कटाव हो, कई तरह के कटाव होते हैं, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है। उसको हम लोग इरोजनल लैंड फॉर्म्स कहते हैं। इरोजनल लैंड फॉर्म्स को हम लोग आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ दूसरी जो है निक्षेपात्मक होती है, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स होती है। जब जहाँ भी कटाव होता है उसके बाद निक्षेप होता है, मीन्स डिपोजिशन होता है, उसको हम डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स कहते हैं। मैं इसको दोनों को समझने के लिए तीन मैकेनिज्म को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वह है मैकेनिज्म है अपघर्षण है, जिसको हम एब्रेशन कहते हैं, दूसरा उत्पाटन है, तीसरा आपको निवेशन है। तो यह तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हो तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे नौ पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्य परीक्षा हो या आपको UPSC का मुख्य परीक्षा है, इसमें लिखने का जब बात आती है तो उसमें मैकेनिज्म देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैकेनिज्म के द्वारा ही आप समझा सकते हैं और उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि यह मैकेनिज्म आपका चाहे डिजर्ट लैंड फॉर्म से हो, चाहे कास्ट टोपोग्राफी हो, चाहे रिवर टोपोग्राफी हो, सभी में मैकेनिज्म काम करते हैं। लेकिन इसका मैकेनिज्म तीन तरह के हैं, जिसके द्वारा आपको यह मैकेनिज्म की चर्चा मेंस में करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर PT की बात करते हैं तो PT में मैकेनिज्म का ऑब्जेक्टिव रहता है, और जितने भी अभी अपर्दनात्मक लैंड फॉर्म्स है, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो यह PT और मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। BPSC में तो है ही इसका सिलेबस, UPSC में भी है और 9 पब्लिक सर्विस कमीशन में भी है। इसलिए इसके PT और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर मैं आपको बतला रहा हूँ। आप लोग इसको ज़रूर से ध्यान रखेंगे कि इसका मैकेनिज्म पहले क्या है। मैकेनिज्म अगर आप समझ गए हैं तो वर्णन करना बहुत ही आसान है। और इसमें आपको बतला दें कि अगर BPSC आप मेंस दे रहे हैं तो उसमें 300 नंबर का आता है, 600 का GS आता है, और UPSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तब 500 नंबर का विषय है, एक ही विषय होता है, और आपको 1000 का GS होता है। तो जस्ट विषय का डबल होता है। और ज्योग्राफी में आपको खास करके BPSC में 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 6 का आंसर करना है, और 6 में से एक लैंड फॉर्म्स, एक टोपोग्राफी आपसे पूछेगा, चाहे कास्ट पूछे, रिवर पूछे, चाहे आपको डिजर्ट पूछे, चाहे आपका ग्लेशियर पूछे। तो यह 3-4 हैं ही, 3-4 में से एक हर साल पूछा जाता है। इसलिए यह मेंस के लिए तो बहुत उपयोगी है ही, PT के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बतला रहा हूँ। बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। चित्र बहुत ही आसान होता है, डायग्रामेटिक होता है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए मैं पहले मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। मैकेनिज्म 3 है। अपघर्षण है, जिसको एब्रेशन कहते हैं, उत्पाटन है, प्लकिंग है, और निवेशन है, जिसको निवेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। आप अपघर्षण की बात करते हैं।
तो आपको बता दें ग्लेशियर जो होता है, हिमनद जो होता है, वह कहीं न कहीं किसी भी पहाड़ पर जो पहाड़ पर वह पानी बर्फ़ के रूप में जम जाता है, वह कई मीटर वह मोटा होता है। समझिए कि आपको बहुत मोटा होता है, 40-50 आपको मीटर से ऊपर भी यह रहता है। फीट में अगर करेंगे तो 6 फीट वह मोटाई उसकी होती है। और उसके अंदर वाले जो तली में बर्फ़ की जो मोटाई होती है, उसके अंदर वाली तली में बहुत सारे कंकड़ पत्थर रहते हैं। वह रेगमाल की तरह होते हैं। जिस तरह से आप देखते हो दीवार पर आपका वाइट वॉश होता है, तो उससे पहले वह रगड़ा जाता है एक पेपर के द्वारा, और वह पेपर जो होता है खुरदरा होता है, जो वह काम आता है। सरेस भी उसको कहा जाता है। तो वह उसका जो निचला जो सतह होता है, बर्फ़ के निचला सतह, वह जो होता है वह सरेस की तरह हो जाता है। और वह जो है जब आपका चलता है पहाड़ के ढालुआ पहाड़ से नीचे उतरता है हिमनद, तो वह अपने नीचे जो है बहुत सारे कंकड़ पत्थर रखे रहते हैं। वह रगड़ने का काम करता है। वह रगड़ का काम जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं आपको अपघर्षण। अप मीन्स ऊपर, घर्षण मीन्स आप समझ ही रहे हैं घर्षण, जिसके कारण कई तरह के स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसको आप ध्यान देंगे तो अपघर्षण एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा कई तरह के स्थलाकृति का निर्माण होता है। मैं उस सब पर 1 बाय 1 आपको आगे बतलाने जा रहा हूँ। लेकिन अगर मेंस में आपको लिखना है तो मैकेनिज्म जरूर लिखेंगे, जिसमें आपको अपघर्षण हुआ, एब्रेशन हुआ, उत्पाटन जो होता है। आप देखते हैं कि जब हिमनद ऊपर ढालुआ से नीचे उतरता है तो उसके रास्ते में कई बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, और उस बड़े बड़े पत्थर को वह जो है माने क्या कहते हैं धक्का मारते हुए नीचे ले जाता है, जिससे वह टूटता है और वह टकरा करके टूटता है, जिसको हम प्लकिंग कहते हैं। तो बड़े बड़े पत्थरों के टूटने की प्रक्रिया भी प्लकिंग कहलाता है। नेक्स्ट आपको जिसको उत्पाटन कहते हैं। नेक्स्ट आपको निवेशन है। आप जान ही रहे हैं कि कभी गर्मी पड़ने पर रास्ते में या दिन में सनलाइट के प्रभाव से पानी पिघल जाते हैं और फिर जो है जमते हैं, रात में जमते हैं अधिक ठंडक के कारण। तो पिघलने और जमने से कई तरह के पत्थर जो है, जो पत्थर के क्रेवाइसिस दरार में पानी घुसते हैं दिन में, और वह जो है जमता है। आप जान ही रहे बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, वह क्रेवाइसिस जो चट्टान में घुसता है वह उसको भी वह क्या करता है, आयतन ज़्यादा होने से वह दरार को बढ़ाता है और टूटता है पत्थर। तो इस तरह से आपको निवेशन इसको कहते हैं। तो यह 3 प्रक्रिया है, 3 प्रोसेस है, 3 मैकेनिज्म है, जिसको आपको मेंस में वर्णन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। अब आते हैं कि इस 3 मैकेनिज्म के द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृति जो होता है अपर्दन के द्वारा होता है। अपर्दन जो होता है कि आपको हिमनद जो है या डिज़र्ट है या रिवर जो है आपको अपना प्रभाव डाल करके एक जगह की चीज़ों को आपको खरोच करके आपको अपर्दन कर करके कटाव करके दूसरे जगह जब ले जाती है तो उससे कई तरह के स्थलाकृति का निर्माण बनता है। उसको अपरदनात्मक स्थलाकृति कहते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। और वही जहाँ जमा हो जाता है उसको निक्षेपात्मक स्थलाकृति मीन्स डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। आइए अब हम या अपरदनात्मक में सबसे पहले हिम, गह्वर या सर्क कहते हैं। सर्क की जो संरचना है आप देख रहे हैं, ये सर्क है,
ये सर्क है, ऊपर जो है श्रृंग है, और ये जो है ये भी सर्क है, ये भी सर्क है, और ऊपर में हॉर्न है जिसको हम श्रृंग कहते हैं, पिरामिडल चोटी भी कहते हैं। और यह जो है कंघीनुमा जो होता है वह एरीट होता है, मीन्स यह जो होता ऐसे होगा या ऐसे होगा। सर्क जो होता है, पहले आप आराम कुर्सी देखते होंगे, पहले वाला जो आराम कुर्सी था उसी तरह से जो राजा महाराजा उस पर बैठते थे उसी तरह से होते थे। और इसको जो है हम लोग अर्धगोलीय रंगमंच की तरह होता है, या गहरी सीट वाला आराम कुर्सी होता था जो आर्म चेयर कहलाता था, इसी तरह से यह होता है। और यह जो है इसका आपको इसका जो सबसे बड़ा जो सर्क है, सर्क डी गैवर्नी है, जो फ्रांस में पाया जाता है, जिसको हम पेरिनीज पर गैवर्नी कहते हैं। यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध सर्क है, इसी के नाम से सर्क पड़ा है, इसलिए फ्रांस में इसको सर्क कहा जाता है। और आपको स्कॉटलैंड में कोरी कहा जाता है, जर्मनी में कैरेन कहा जाता है, वेल्स में स्विस कहा जाता है, लेकिन इसका अंग्रेजी में जो इसका स्पेलिंग है CWM है, स्विस पढ़ा जाता है। नॉर्वे में या बोटून पढ़ा जाता है, BOTN होता है। और आपको स्कैंडिनेविया में कैसल पढ़ा जाता है। तो यह जो है आपको फ्रांस में तो आपको सर्क ही कहा जाता है, जिस सर को हम लोग हिमगह्वर भी कहते हैं हिंदी में, इसको आप ध्यान रखेंगे। आपको यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया है, देखिए यह आपको वर्ग श्रुंड है, यहाँ सर्क है, यह बर्फ जमा हुआ है, यह हिमविदर है, और यह धूल कूप यहाँ पर बनता है। और यह आर्म चेयर की तरह, जैसे इस पर कोई भी राजा बैठते थे आर्म चेयर की तरह, तो वह बैठा जा सकता था। उसी का दूसरा रूप हम बनाए हैं सर्क और श्रृंग के साथ कम्बिनेशन करके। इस पर ये सर्क जो हुआ, ये सर्क हो गया, इधर भी सर्क हुआ, ऊपर में श्रृंग है। या तीसरा चित्र के द्वारा सर्क, हॉर्न और एरीट को, तीनों को हमने दर्शाया। यह सर्क है, यह सर्क है, जो इस तरह के आपको कनकेव स्ट्रक्चर बनाता है। और यह जो है हॉर्न है, ऊपर वाला हॉर्न है, जिसको हम श्रृंग कहते हैं, और इसको पिरामिडल चोटी भी कहते हैं। यह जो है यह एरीट है, यह जो आपको कंघीनुमा है एरीट कहलाता है। अब मैं आता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आपको इसका नामकरण आप लोग याद कर लिए होंगे, मैं समझता हूँ याद कर लिए होंगे आप। इसके बाद श्रृंग आते हैं। जब कोई सर्क जो होता है, दो सर्क, देखिए इधर भी सर्क है, इधर भी सर्क, आपको ऐसे जब हटता है, पीछे की ओर हटता है, तो यह क्या होता है कि ऊपर में एक टॉप नुमा संरचना बनाता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में हॉर्न कहते हैं, और इसको श्रृंग कहा जाता है। श्रृंग में टॉप जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग पिरामिडल चोटी भी कहते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया पिरामिडल चोटी भी इसको कहते हैं। आल्प्स ये उदाहरण है, आल्प्स के मैटर हॉर्न जो है यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध है। हिमालय का त्रिशूल श्रृंग जो है भी बहुत प्रसिद्ध है। यह दो एग्जाम्पल से आपसे पूछा जाएगा, पीटी में, 9 पब्लिक सर्विस कमीशन में, एक यूपीएससी में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आपको कंघीनुमा कटक अरेत, यह जो है कंघी की तरह हो जाता है, वह जो कंघी की तरह दिखाई पड़ता है, या जो किनारा है, इसमें भी सर्क है, इसमें भी सर्क है, इधर भी सर्क है, इधर भी सर्क है। तो ये देखिए, इसको और हमने आपको रेखीय चित्र के द्वारा आपको मेंस में बनाने में और आसान होगा। और इसको हम सर्क बना दिए, इधर सर्क बना दिए, अरीत है, ये अरीत है, हॉर्न है। अगर ये बनाने में टाइम लगेगा तो इसको खींचेंगे तो टीचर समझ जाएंगे और आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कंघीनुमा कटक, जिसको अरेत कहा जाता है, अरेती भी कहते हैं। यह पर्वतीय कटक के दोनों ढालों पर हिमनदियाँ अनेक सर्क बना लेती है। जब कंघीनुमा कटक का निर्माण होता है तो अपर्दन के कारण तेजी नुकीली सुइयाँ खड़ी हुई, जैसे यह सुई की तरह खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से खड़ी हुई दिखाई पड़ती है।
तो उसको हम एरीत कहते हैं, कंघीनुमा कटक कहते हैं, अरेती भी कहते हैं, एरीट भी कहते हैं। आप इसको देख लेंगे। और ये एंडीज में, आल्प्स में, हिमालय में और काकेशस पहाड़ में यह पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ कि इसका टर्न क्या है। टर्न जो होता है, सर्क में जमी हुई बर्फ के पिघल जाने पर जल एकत्रित होकर एक झील का निर्माण करता है, जिसे हम टर्न या हिमस झील कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कॉल आते हैं। यदि किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के अपर्दन क्रिया लगभग एक ही ऊंचाई पर हो जाए तो उन सड़कों के पिछले भाग एक दूसरे से मिल जाते हैं और पर्वत के आर पार एक दर्रा बन जाता है। जब दो सड़क इस तरह से आपका बनेगा तो दो गड्ढा बन जाएगा और वह दर्रा के रूप में, पास के रूप में, जो बनिहाल पास है कश्मीर में, अफगानिस्तान के पास कई पास हैं। तो यह जो है आल्प्स पर्वत में तो यह कई दर्रे पाए जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है आल्प्स पर्वत के दर्रे। वह दर्रा जो है कहलाता है कॉल कहलाता है। देखिए इसी तरह से, और आदमी इसी तरह से आपको इस तरह से जाएगा और निकल जाएगा। इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इसी बीच होकर के निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, आपको पास कहते हैं, उसको कॉल भी कहते हैं। आल्प्स में ऐसे दर्रे बहुत पाए गए हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब मैं आ रहा हूँ यू आकार की घाटी या वैलीज। दो वैलीज का निर्माण होता है इसमें। यू आकार की घाटी जो है, पहले ये वी आकार की थी, देख रहे हैं यहाँ डॉट डॉट दे दिए हैं, वी आकार की थी। और धीरे धीरे इसमें आपको क्या होता है कि इसके किनारे कटने लगते हैं, इसके ये किनारा कटने लगता है। लास्ट में यह यू आकार की निर्माण करता है, इसलिए इसको यू आकार की घाटी कहते हैं। लटकती घाटी है, देखिए यह आपकी सहायक हिम नदी है, ये भी सहायक हिम नदी है। और यह जो है गड्ढा नुमा होता है। मुख्य हिम नदी गड्ढा हुआ था, इसमें यह झरने के रूप में गिरते हुए, यहाँ झरने के रूप में गिरते हुए देख रहे हैं। और यह मुख्य नदी पर, मुख्य हिम नदी पर यह लटकती हुई दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको लटकती घाटी कहते हैं। और यह लटकती घाटी जो है कई जगह आपको कई अच्छे दृश्यों का जलप्रपात की तरह दिखाई पड़ता है, जो अच्छे दृश्यावली पैदा करता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट आते हैं हम भेरशिला, जिसको हम भेर पीठ शैल भी कहते हैं, सीप रॉक्स कहते हैं, रोश मुटाने भी कहते हैं। ये चित्र आप देखेंगे, यह अपघर्षण यहाँ हो रहा है और यहाँ उत्पाटन होता है। मीन्स आपका एब्रेशन भी होता है, एक ही में आपको अपघर्षण भी होता है, उत्पाटन भी होता है। उत्पाटन से देख रहे हैं उबड़ खाबड़ हो जाता है। हिम नदी की चलने की दिशा ऐसे है, ऐसे हिम नदी चल रही है। शुरू में यह हिम नदी के मार्ग में बड़ी ऊंची चट्टानी पहाड़ी अवरोध के रूप में आती है, तो हिम नदी इसके पार्श्वों से न होकर के उसके ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़कर उसका अपर्दन करती है। पहाड़ी के ढाल के ऊपर चढ़ते समय हिम नदी यहाँ पर अपघर्षण करती है, यहाँ पर उत्पाटन करती है, जिससे यह जो है भेर पीठ की शैल की तरह दिखाई पड़ता है। इसलिए भेर पीठ शैल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रोश मुटाने कहते हैं। आजकल हिंदी में भी रोश मुटाने कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका अपघर्षण, एब्रेशन और उत्पाटन दोनों ही मैकेनिज्म का कार्य है। इसमें आपको एक बात और बता दूं, सर के बारे में यह बार बार पूछा जाता है, यह किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है, तो आपको बता देते हैं यह निवेशन के द्वारा सर का निर्माण होता है। यह बार बार पूछा जाएगा, सर का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, तो निवेशन के द्वारा होता है। लेकिन यह भी पूछा जाता है भेर पीठ शैल जो है, जिसको हम भेरशिला भी कहते हैं, इसमें आपका दो प्रोसेस क्या है, तो अपघर्षण है और उत्पाटन दोनों होता है। शुरू में अपघर्षण होता है, चढ़ने के क्रम में अपघर्षण होता है
और नीचे में पीछे में उत्पाटन होता है जिसको प्लकिंग कहते हैं। तो यह जो है मेंस की दृष्टिकोण से और पीटी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नेक्स्ट में इससे संबंधित और भी चीज़ें बतलाऊंगा, क्योंकि अभी कई आपको लैंड फॉर्म्स का निर्माण होगा जिसका आपको चर्चा करेंगे। उसके बाद तब डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स जो हिमनद के द्वारा बनता है उस पर चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, क्योंकि यह बड़ा पुण्य अवसर है। पठन पाठन एक बड़ा पुण्य अवसर है जिसमें मंदिर में हम जाके घंटी दबाते हैं, उसी तरह से इसका भी बेल आइकन दबाएंगे। बेल आइकन दबाने से आपको बराबर जो नेक्स्ट वीडियो है उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। थैंक यू।